अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रजबतुल। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 11 था हीट, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और हमने जो है 6 न्यूमेरिकल्स प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, तो आप लोग जाकर न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि 7 से लेकर 12 तक इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी हमारे पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। इस न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमसे कहा गया वह है कि 2 किलोवाट स्टील केटल है, जिसकी पावर कितनी है। केटल की 2 किलोवाट है, जिसका खुद का मास है 1 kg और वो कंटेन करता है 1.5 kg ऑफ वाटर। किस टेम्परेचर पर? जिसका टेम्परेचर है 30 सेंटीग्रेड। तो हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर, कि कितना टाइम वो केटल लेगी इस पानी को बॉयल करने के लिए। कि इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो स्टील की है वो होगी 460 जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड, और जो वाटर की है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो है 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो हमसे इस न्यूमेरिकल में जस्ट कहा जा रहा है कि हमें टाइम टेकिंग बताना है उस वाटर को बॉईल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि बुक में जो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है हीट कैपेसिटी 4 kg ऑफ लिक्विड, और जो सेकंड पार्ट है ये भी। तो हमें इस न्यूमेरिकल में जस्ट सिर्फ टाइम टेकिंग मालूम करना है, ये दोनों पार्ट्स नहीं मालूम करने। चलिए हम प्रोसीड करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। हमारे पास डेटा में पहले तो पावर है, पहले हमारे पास पावर है जो कि है 2 किलोवाट। हम किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर देंगे। हम जानते हैं कि जो 1 किलोवाट होता है वो बराबर होता है 1000 वाट के। ठीक है जी, तो हम 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 वाट। सेकेंड, हमारे पास जो मास दिया हुआ है M1, वो है हमारे पास 1 kg, जो कि स्टील की केटल का है। दूसरा जो मास दिया हुआ है वो हमारे पास 1.5 kg, जो कि वाटर का है। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो केटल की दी हुई, डेट्स इसको मैं के से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, वो है 460 जूल पर केल्विन एंड केजी। और दूसरी हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है वाटर की, इसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो हमारे पास है 4200 जूल पर केजी और केल्विन। सही। हमें मालूम करना है कि कितना टाइम टेकन, स्मॉल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। हमें टाइम लगेगा बॉईल करने के लिए, जबकि हमारे पास जो T1 है, यानी जिस टाइम पर वो बॉईल होना शुरू नहीं हुआ पानी, वो था 30 सेंटीग्रेड। तो दैट्स मीन मेरे पास जो T1 है वो है 30 सेंटीग्रेड। और ये बात हमें नॉर्मली पता है कि पानी जो बॉईल होता है जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर होता है 100 सेंटीग्रेड। सो दैट्स मीन कि मेरे पास जो T2 है वो 100 सेंटीग्रेड है। ठीक है जी, हम अपना सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास एक केटल का भी मास दिया हुआ है, वाटर का भी मास दिया हुआ है, साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस केटल की भी है और उस वाटर की भी है। अगर मैं यहाँ पे इस केटल को देखती हूँ, यानी कि मैं इसके अंदर के पानी को बॉईल कर रही हूँ, तो जो पहले मेरी केटल की जो स्टील की बॉडी है वो गर्म होना शुरू होगी, उसमें हीट एनर्जी चाहिए होगी उसको। उसके बाद वो अपनी हीट एनर्जी को उस वाटर में ट्रांसफ़र करेगी ताकि वो उस पानी को बॉईल कर सके। सो दैट्स मीन हमें यहाँ पे 2 तरह की हीट एनर्जी चाहिए होगी, एक केटल को गर्म करने के लिए और ऊपर से दूसरे में वाटर को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से जो है हीट एनर्जी मालूम करेंगे। एक तो जो हमारी हीट एनर्जी होगी दैट्स मीन Q1, वो होगी स्टील केटल के लिए, और जो दूसरी हमारे पास हीट एनर्जी होगी वो यानी कि Q2, वो हमारे पास होगी वाटर के लिए। ठीक है, तो हम मालूम कर लेते हैं। हम जानते हैं हमारे जो डेल्टा Q होता है, यानी कि डेल्टा Q1 है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बराबर होता है, उसका फॉर्मूला होता है मास हीट स्पेसिफिक से हीट स्पेसिफिसिटी और डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा, हम डेल्टा टी क्योंकि हमने यहाँ पे मालूम नहीं किया, तो वो हम यहाँ पर रफ में मालूम कर लेते हैं। एस पी नो डेल्टा टी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो हमारे पास T2 यहाँ पर 100 है, माइनस T1 हमारे पास 30 है,
दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। और मास हमारे पास स्टील केटल का जो है वो 1 kg दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 1 kg स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 460 दी हुई है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट है, दैट इज मीन 70। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ रहा है 32200 जूल। ठीक है जी। Q2 के अंदर भी सिमिलर हमने यही करना है, फॉर्मूला हमारे पास यही है, मास इस हीट स्पेसिफिसिटी और डेल्टा टी। मास हमारे पास जो वाटर का था वो था 1.5, हमने यहाँ पे लिख लिया 1.5। वाटर की हीट कैपेसिटी जो थी वो थी 4200 और डेल्टा टी डेसिमल टेम्परेचर हमारे पास 70 रहेगा। हमने यहाँ पे दोनों सब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 441000 जूल। क्योंकि अब हमें मालूम करना है डेल्टा क्यू, इन एक्चुअली हमें यहाँ पे टाइम मालूम करना है, और टाइम का हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है, टाइम के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे कि डेल्टा क्यू बराबर होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो इसकी भी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अरेंज कर देंगे तो हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा कि डेल्टा क्यू ओवर पी। तो पावर तो हमारे पास डेटा में गिवन थी मगर डेल्टा क्यू नहीं था, और तो हम यहाँ पे अभी यही डेल्टा क्यू मालूम कर रहे हैं। तो जो हीट एनर्जी है यहाँ पे वो टोटल है, स्टील केटल की भी चाहिए हमें, वाटर की भी। तो यहाँ पर हम अपनी हीट एनर्जी को कंबाइन कर लेंगे, डेट्स मीन Q1 प्लस Q2 कर लेंगे। सही। तो हमें अभी दोनों की वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, 00 प्लस 441000। तो हमारे पास जो टोटल डेल्टा क्यू आ रहा है, टोटल हीट जो आ रही है वो आ रही है 473200 जूल। अब हम इस डेल्टा क्यू की वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला है वो है डेल्टा क्यू ओवर पावर। हमारे पास यहाँ पे डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आई 473200, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2000 से, 00 से 00 कैंसिल, 4732 अपॉन में 20। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 236.6 सेकेंड्स। बुक में राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है जो कि बन रहा है 237 सेकेंड्स बन रहा है। तो ऐसे लिखें या मतलब इस तरीके से राउंड ऑफ ना भी करें तो हमारा आंसर यहाँ पर ये आ गया है। ओके, हम न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि 1 लीटर हमारे पास पानी है जिसका टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड, और हम जानते हैं 100 सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है। उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 5 लीटर ऑफ वाटर एट 30 सेंटीग्रेड। वो पानी जो 30 जिसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है वो 5 लीटर है, वो हम ऐड कर रहे हैं बॉयल वाटर के अंदर। तो व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो आखिर में जब दोनों पानी यानी कि अगर हम देखें तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जब मिक्स हो जाएंगे तो उसका फाइनल टेम्परेचर बाद में क्या बनेगा। तो हम अपना डेटा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है डेट्स मीन T1, एक वो है 100 सेंटीग्रेड, दूसरा जो हमारे पास टेम्परेचर 2 दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 30 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मास जो दिया हुआ है वो है 1 लीटर। अब कहने के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मास तो किलोग्राम में होता है, ऑब्वियसली किलोग्राम में होता है, बट यहाँ पे हम एज मास को लीटर में कंसीडर कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे पास क्योंकि वाटर का मास है वो लीटर में ही होगा, तो वो हमारे पास जो है 5 लीटर है। ठीक है, हमें मालूम करना है इसका फाइनल टेम्परेचर जिसको हम TF कह देंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पर। ओके, हम इस न्यूमेरिकल में जो हम डेल्टा टी मालूम करेंगे तो वो उसको थोड़ा सा पहले समझना हमें हमारे लिए होगा कि हम हॉट बॉडी के लिए चेंज इन टेम्परेचर एक अलग तरीके से मालूम करेंगे और कोल्ड बॉडी के लिए चेंज इन टेम्परेचर अलग तरीके से मालूम करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की वैल्यूज होती हैं, T1 T2, और साथ में यहाँ पे थर्ड वैल्यू आ रही है डेट्स मीन्स फाइनल टेम्परेचर। तो हो क्या रहा है, जैसे हम सर्दियों में भी ऐसा होता है कि पानी गर्म करते हैं और उसको मिक्स करते हैं ठंडे पानी, अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करते हैं ताकि वो पानी एक बैलेंस से लेवल पर आ जाए। तो हो क्या रहा है कि पहले मैं इस हॉट
लेवल को हॉट लेवल के लिए डेल्टा टी की वैल्यू मालूम अगर करनी होगी तो कैसे करेंगे, हम पहले इसको देखते हैं। हमारे पास इसे सपोज कर लेंगे एक बकेट है, इसमें ये जो हॉट वाटर रखा हुआ है वो 100 सेंटीग्रेड का है, और हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम यहाँ पर ये कोल्ड वाटर ऐड कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास जो शुरू से जो पानी यहाँ पे पहले से मौजूद था, पहले नंबर यानी पहले से मौजूद है, वो टेम्परेचर क्या था उसका 100 सेंटीग्रेड। सो दैट्स मीन कि मेरे पास यहाँ पर जो T1 है वो 100 सेंटीग्रेड है। अब जब मैं पानी मिक्स कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बाद में आफ्टर एडिंग कोल्ड वाटर बाद का जो टेम्परेचर होगा इस पानी का बदलेगा। तो जो बाद वाली वैल्यू दैट्स मीन वो मुझे नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पर TF कंसीडर कर लूँगी क्योंकि हमें इसका फाइनल टेम्परेचर नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जो मेरा डेल्टा टी का जो फॉर्मूला बनेगा हॉट बॉडी के लिए वो बनेगा T1 माइनस सॉरी TF। सही, ये TF है। तो इसमें हम यहाँ पे T1 से माइनस करेंगे TF को। अब अगर मैं कोल्ड बॉडी की बात करती हूँ डेल्टा टी का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखें, अब जैसे कि 30 सेंटीग्रेड वाला ठंडा पानी है, उसमें से मैंने थोड़ा सा पानी इस हॉट बॉडी में मिक्स कर दिया, यानी शुरू का पानी, ऊपर का जो आधा पानी था कि हाफ वाटर मैंने ये वाला इसके हॉट बॉडी में मिक्स कर दिया। तो बाकी का जो रिमेनिंग पानी है वो कोल्ड है और वो 30 सेंटीग्रेड का ही रहेगा। सो दैट्स मीन जो बाद वाला पानी जो रह जाएगा वो 30 सेंटीग्रेड ही रहेगा, और जो पहले हमने यहाँ पे इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया होगा हाफ वाटर या कितना भी हमने ऐड किया होगा तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सो दैट्स मीन जो कोल्ड वाटर मीन कि वो बॉडी जो हीट गेन कर रही है अपने, तो उसमें क्या होगा कि इसमें से इसका फॉर्मूला होगा कि TF माइनस T2 कह लीजिए या T1। हम यहाँ पे जस्ट इन दो वैल्यूज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए इस T1 और T2 को, उनके हॉट और कोल्ड का है तभी हमने यहाँ पे T1 और T2 कर दिया है। तो सिर्फ इस वजह से हमने किया है, तो ये बहुत आसान है समझने के में, मतलब कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर कि जो कोल्ड बॉडी का पानी ऐड हो रहा है दैट्स मीन के शुरू में TF चले जाएगा और वो जो पानी रह जाएगा तो दैट्स मीन वो T2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हॉट का डेल्टा टी है वो इस फॉर्मूले में से निकलेगा और जो कोल्ड का है वो TF माइनस T2 से निकलेगा। सही, तो हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। ओके, हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो करेंगे कि हीट लॉस्ट बाय बॉडी ए कह लीजिए, ठीक है, जो कि बराबर होगी हीट गेन बाय बी फॉर द कोल्ड बॉडी, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉट के लिए, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सॉरी गोल्ड लिख दिया, कोल्ड बॉडी के लिए। सही, तो ऑब्वियसली हीट है तो डेल्टा Q1 है और डेल्टा Q2 है, यहाँ पे Q1 है, ये हो गया डेल्टा Q2, और Q का हम फॉर्मूला जानते हैं वो होगा M हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी। फिर यहाँ पर भी M2 हो जाएगा, हमने डिफ्रेंशिएट करने के इसको M2 और इसको M1 कर दिया, हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर। दोनों जगहों पर C कांस्टेंट है, हमें इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी हीट कैपेसिटी की वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो हमारे पास यहाँ पे C से C कैंसिल हो जाएगा। वैसे वाटर है हम रख सकते हैं बट फिलहाल हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। हमारे पास मास 1 क्या था, मास 1 हमारे पास 1 लीटर है, यहाँ पे हमारे पास मास 2 5 लीटर है। हॉट बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी है जो कि हमने बताया, इसका फॉर्मूला होगा T1 माइनस TF, और यहाँ पे डेल्टा टी का फॉर्मूला होगा TF माइनस T2। और लॉजिक क्या थी पीछे हम समझ चुके हैं। अब हम जो कि है इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और TF को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 5 को भी TF से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को भी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100 TF हो गया, ठीक है जी, यहाँ पे 5 TF और माइनस 50 हो गया। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे नंबर वाली वैल्यू, इधर माइनस है वहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 150, यहाँ पे TF खाली माइनस का वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 5 TF प्लस TF हो जाएगा। ठीक है, तो इनको प्लस दोनों को प्लस किया, हमारे पास 250 हो गया इज इक्वल टू, एज वी नो जहाँ कोई नंबर नहीं यहाँ पे 1 होते हैं, तो ये हो जाएगा 6 TF। TF की हमें फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके डिवाइड, तो 250 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास आ रही है 41.6 सेंटीग्रेड। ठीक है जी, सिंपल हमने यहाँ पर
हीट का फॉर्मूला रखा और उनकी वैल्यूज़ को पुट करके अरेंज करके इसकी वैल्यू निकाल ली है। आगे मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। ओके जी, न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमारे पास लिखा हुआ है कि 2 लिक्विड्स हैं ए और बी, जिसका टेम्परेचर है 60 सेंटीग्रेड और 20 सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। यानी कि लिक्विड नंबर ए का जो है टेम्परेचर वो 60 सेंटीग्रेड है और लिक्विड बी का 20 सेंटीग्रेड है, और उनका मास हमें रेशियो में दिया हुआ है 3:4 का मतलब है लिक्विड ए का मास 3 है, लिक्विड बी का मास 4 है, और उनकी स्पेसिफिक हीट हमें दी हुई है वो भी रेशियो में 4:5। दैट्स मीन ए का 4 है और बी का 5। हमें इसमें भी फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है कि जब हमारे पास ए और बी मिक्स हो जाए, यहाँ पे जो कि है हमारे पास जो कैलोरीमीटर की जो वाटर इक्विवेलेंट है वो निगलेक्ट कर दी, डेट मीन इसको हमने माइनस कर दिया। तो अब हम अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी, तो हमारे पास जैसे कि टेम्परेचर दिया हुआ है T1, वो जो कि है 60 सेंटीग्रेड, और यहाँ पे हमारे पास T2 जो कि है वो है 20 सेंटीग्रेड, और हमारे पास मास दिए हुए हैं जिसको भी हम M1 का नाम देंगे, वो है 3, और दूसरा हमारे पास M2 जो कि है वो है 4 ग्राम और केजी जो भी है। देन हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, दैट्स मीन सी ए की 4 है और C1 की जैसे कि 4 है और C2 की हमारे पास 5 है। हमें मालूम करना है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर को डेल्टा टी मालूम करेंगे, जिससे हमने पीछे देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से मालूम किया जाएगा। अगेन हम जैसे कि जानते हैं Q1 लॉस्ट ऑफ हीट बराबर होता है गेन ऑफ हीट के Q2 के। फॉर्मूला सिंपल, M1 C1 चेंज इन टेम्परेचर, M2 C2 चेंज इन टेम्परेचर। रफ में हम डेल्टा टी मालूम कर लेते हैं यहाँ पर कि डेल्टा टी हमारे पास जो कि है T2 माइनस T1 होता है, डेट्स मीन 20 सॉरी डेल्टा टी जो हमारे पास Q1 के लिए अलग मालूम किया जाएगा और Q2 के लिए अलग मालूम किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मास 1 जो कि है वो 3 ग्राम है, C1 हमारे पास यहाँ पे 4 है, डेल्टा टी यहाँ पे जो कि लॉस्ट वाला वैल्यू है और यहाँ पर जो है गेन वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा T1 माइनस TF, और यहाँ पे हमारे पास मास 2 जो कि है वो 4 है और स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी 5 है, यहाँ पर होगा TF माइनस T2। T1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, 3 4 12। T1 हमारे पास है 60 सेंटीग्रेड माइनस TF, 4 5 20, TF हमें नहीं पता और टेम्परेचर 2 हमारे पास 20 सेंटीग्रेड है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 720 माइनस ये 12 TF रहा, और यहाँ पे 20 TF वैसे का वैसे ही रहा, और उसको मल्टीप्लाई करने पर 400 हो गया। अगेन हम अरेंज कर लेंगे, तो 720 इधर माइनस वहाँ पे जाके प्लस हो गया 400। अगेन यहाँ पे 20 TF है, वहाँ पे जाके प्लस 12 TF हो गया। हमने इनको प्लस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1120, और इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने पे हमारे पास आ रहा है 32 TF। अगेन 32 यहाँ पे जो कि है मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास आ रहा है 35। तो हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो बन रहा है 35 सेंटीग्रेड। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन इन अ 1.25 किलोवाट कैटल। एक कैटल है जिसकी पावर है 1.25, उसके अंदर 1 kg पानी है। अब हमें ये अज्यूम करना है कि जो कैटल का हीट कैपेसिटी है वो नेग्लिजिबल है, और कितना टाइम वो लेगा पानी को 25 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में, वो कैटल कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट है, 4200 है। तो हम अपना डेटा बना लेते हैं जल्दी से और फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एज वी नो हमारे पास मास दिया हुआ है, सिंपल मास है एक ही वाटर का, तो वो 1 kg है। दूसरा हमारे पास पावर दी हुई है जो कि है 1.25 वाट, और सॉरी किलो वाट है, तो उसको हमें वाट में चेंज करना होगा। एज वी नो 1000 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा
1250 वॉट हो जाएगा। सही है जी। टेम्परेचर हमारे पास T1 दिया हुआ है 25 सेंटीग्रेड और T2 हमारे पास है 100 सेंटीग्रेड। As we know, the heat capacity of water is constant as 4200 जूल पर kg पर केल्विन। ठीक है जी। हमें मालूम करना है स्मॉल टी, दैट्स मीन टाइम टेकन टू बॉयल। हम जानते हैं हमारे पास डेल्टा जो क्यू है वो बराबर होता है पावर मल्टीप्लाई टी के। अरेंज करने पे हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा क्यू ओवर पावर। पावर हमें पता है, डेल्टा क्यू हमें नहीं पता, हम डेल्टा क्यू मालूम कर लेंगे। और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है मास, स्पेसिफिसिटी और चेंज इन टेम्परेचर। अब पहले हम चेंज इन टेम्परेचर रफ में मालूम कर लेते हैं यहाँ पर कि चेंज इन टेम्परेचर बराबर है T2 माइनस T1 की। 100 में से हम माइनस कर देंगे 25, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 75 सेंटीग्रेड। मास हमारे पास यहाँ पर 1 है, हीट कैपेसिटी हमारे पास 4200 है, चेंज इन टेम्परेचर 75 है। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास डेल्टा जो क्यू है वो आ रहा है 315000 जूल। अब इस वैल्यू को हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी कि टाइम टेकिंग बराबर है हीट ओवर पावर के। हमने यहाँ पर हीट की वैल्यू लिखी 315000 डिवाइडेड बाय पावर हमारे पास थी 1250। 0 से 0 कैंसिल, फर्दर इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 252 सेकेंड्स। ठीक है, इस फॉर्मूले के तहत हम टाइम जो है सेकंड्स में लेते हैं, लेकिन हमारे पास बुक में वैल्यूज का जो आंसर है वो मिनट्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बात जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करवाएंगे, दैट्स मीन अगर रफ में देखते हैं थोड़ा सा कि जब हम 252 को डिवाइड करवाएंगे 60 से तो वी विल गेट द आंसर ऑफ 4.2। तो इस 4.2 का क्या मतलब है कि 4 मिनट्स 2 सेकेंड। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मिनट एंड 2 सेकेंड। बुक में आई थिंक 12 या 20 करके समथिंग कुछ ऐसा है, तो बट एग्जैक्टली वैल्यू 12 नहीं है, 2 सेकेंड ही है। तो हमारे पास टाइम जो आया है वो 4 मिनट 12 सेकेंड आया है बाय डिवाइडिंग द सेकेंड वैल्यू बाय 60। ओके, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल हमसे कहा जा रहा है कि 20 ग्राम ऑफ आइस है, यानी कि 20 ग्राम जो है आइस की वो उसका टेम्परेचर है -10 सेंटीग्रेड। उसको कन्वर्ट किया जा रहा है स्टीम के अंदर जो कि इसका टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड। हमें मालूम करनी है टोटल हीट एनर्जी जो कि इन पूरे चेंज को यानी आइस के को कन्वर्ट करेगी स्टीम के अंदर, जबकि हमें हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो आइस की दी हुई है और लेटेंट हीट ऑफ आइस है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो कि है वो रिस्पेक्टिवली 3 वैल्यूज दी है। तो स्पेसिफिक हीट जो आइस की वो 2.1 है, लेटेंट हीट ऑफ आइस 326 है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो 2268 है जूल है। तो हम पहले इस न्यूमेरिकल कलर को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ समझ लेते हैं कि कैसे एक आइस कितने स्टेजेस को कवर करते हुए स्टीम तक पहुंचेगी। हमारे पास जो डेटा में क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है -10 सेंटीग्रेड। हम जानते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर जो पानी है वो आइस की कंडीशन में होता है। अब होगा क्या कि जब हमने इसको हीट एनर्जी दी तो वो पहले तो 0 सेंटीग्रेड पर आएगा। 0 सेंटीग्रेड पर भी हमारे पास ये हमने हीट एनर्जी दी, वो चीज़ आइस ही होती है बट वो थोड़ी सी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज पर, इस टेम्परेचर पर आकर। तो हमारे पास ये फर्स्ट जो स्टेज होगी वो ये वाली होगी कि जब हमारे पास आइस -10 से 0 सेंटीग्रेड पर जा रही है, इसको हम Q1 का नाम देंगे। फिर एक और स्टेज आएगी जिसमें हमारे पास Q2 होगा, दैट्स मीन 0 ही सेंटीग्रेड पे, क्योंकि आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर वो आइस ही है, साथ में एक ऐसी हीट एनर्जी होगी जिसमें वो 0 सेंटीग्रेड पर ही वाटर बनना शुरू हो जाएगा। मीन कि हम देखेंगे कि 0 सेंटीग्रेड पर पानी और वाटर और आइस एक साथ ये दोनों स्टेट उस वक्त मौजूद होंगे। तो वो जो हीट एनर्जी चाहिए होगी तो वो हमारे पास Q2 कहलाएगी।
ओके, इसके बाद हमारे पास एक और स्टेज आएगी जिसको हम Q3 का नाम देंगे। उसमें हमारे पास क्या होगा, 0 सेंटीग्रेड जब हमारे पास वाटर था वो उसका टेम्परेचर चेंज होगा 100 सेंटीग्रेड पे जाएगा। इसमें भी हमारे पास हीट एनर्जी होगी। तो उस 100 सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उस वक्त भी वो वाटर ही रहेगा। सही, तो मीन कि हमारे पास इस स्टेप पर बॉइलिंग शुरू हो गई है, टेम्परेचर का चेंज हो गया है बट कंप्लीटली स्टीम नहीं बनना शुरू हुई। फिर जब हमारे पास Q4 आएगा उस वक्त क्या होगा कि 100 सेंटीग्रेड ही होगा टेम्परेचर और वो स्टेट वाटर ही होगी। तो 100 सेंटीग्रेड से क्या होगा कि जब हमारे पास यहाँ पे हीट अगेन ऐड होगी तो वो 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, लेकिन वो वाटर स्टीम में कम्प्लीटली कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो डेट्स मीन हमारे पास इस तरीके से 4 स्टेजेस आ रही हैं। एक आ रही है Q1 जिससे हमारे पास क्या है, -10 से 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन जो स्टेट है आइस से आइसी है। Q2 जिसमें हमारे पास टेम्परेचर सेम है, 0 पे 0 ही है, लेकिन स्टेट बदल रही है, आइस से पानी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमारे पास एक Q3 आ रही है जिसमें हमारे पास अगेन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 से 100 पर जा रहा है, लेकिन स्टेट हालत जो है इस पानी की वो सेम है, वाटर से वाटर है। फिर Q4 पर टेम्परेचर दोनों का जगहों का सेम है, लेकिन कंडीशन जो है वो हालत बदल रही है, वाटर से स्टीम। तो डेट्स में के हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11 के अंदर हमें 4 क्यू मालूम करने होंगे। जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्यू का फार्मूला एम सी डेल्टा टी का। और जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर चेंज है और सिर्फ उसकी कंडीशन बदल रही है तो वहाँ पे हमारे पास क्यू का फार्मूला अप्लाई होगा एम और एल वाला, एल फॉर द लेटेंट हीट। ठीक है, चलिए हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेटा है, मास हमारे पास है 20 ग्राम, T1 हमारे पास है -10 सेंटीग्रेड, देन T2 हमारे पास है 100 सेंटीग्रेड। ठीक है जी। फिर हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी वो दी हुई है 2.1 जूल। देन लेटेंट हीट ऑफ आइस जिसको मैं एल आई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ वो मेरे पास है 326। देन हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जिसको मैं एल एस से शो कर देती हूँ वो है 326 जूल। सही, हमारे पास यहाँ पे हमें 4 क्यू मालूम करने हैं। तो अब हम टोटल हीट हमें मालूम करना है, डेट्स मीन हमें यहाँ पे क्यू मालूम करना है। तो हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम मालूम करेंगे Q1 जिसका जो कि हमारे पास जो कंडीशन है वो 0 सेंटीग्रेड से -10 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड पर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन जो स्टेज है वो आइस से आइस रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 के लिए फॉर्मूला होगा, मैंने पहले ही बताया था, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर। मास हमारे पास जो है वो 20 ग्राम है, हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी जो कि है वो 2.1 है आइस की, क्योंकि हमारे पास इस स्टेज पर जो सब्सटेंस है वो आइस है। चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि हम रफ में मालूम कर लेते हैं, डेल्टा टी हमारे पास कितना है। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हम जो लेंगे हमारे पास T1 -10 है और T2 हमारे पास 0 सेंटीग्रेड है। सो डेट्स मीन जो हमारे पास T2 है वो 0 सेंटीग्रेड है, माइनस का हमारे पास माइनस का 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 10 आया है। हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। हमने तीनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 420 जूल। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं अपना Q2। Q2 में हमारे पास जो कि था टेम्परेचर बिल्कुल सेम था, 0 से 0 सेंटीग्रेड, लेकिन जो स्टेट थी आइस से वाटर में बदल रही थी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था ml वाला। तो हमारे पास जो मास है वो अगेन 20 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ द आइस क्योंकि जहाँ पर आइस से वाटर में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आइस वाले लेटेंट हीट, तो इसकी वैल्यू है 326। तो 326 हमने वैल्यू पुट करी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 6520 जूल। अब हमारे पास आ जाएगा Q3, डेट्स मीन वो हीट जब हमारे पास 0 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज होगा 100 सेंटीग्रेड में, डेट्स मीन इस स्टेज पे हमारे पास बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन
सब्सटेंस की जो कंडीशन है वो वाटर वाटर ही रहेगा। तो अगेन जब सब्सटेंस की कंडीशन सेम हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर। मास हमारे पास अगेन 20 है। यहाँ पर जो स्टेट की जो हालत है, स्टेट जो है वो है वाटर की, तो यहाँ पे हम हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो 2.1 नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कांस्टेंट है, दैट्स मीन 4200 होती है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमारे पास T1 0 है और T2 100 है। तो अगेन यहाँ पे हम चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। तो 100 माइनस 0, तो हमारे पास 100 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो Q3 है वो आ जाएगा। अच्छा, इस स्टेज पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 4200 पर जूल पर किलोग्राम होती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो मास है वो ग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है उसको ग्राम के लिहाज से चेंज करेंगे, डेट मीन्स को हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो डेट्स ये कुछ इस तरह का हो जाएगा कि हम जब 4200 को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो डबल ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो है, तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 बनेगी जूल पर ग्राम वाली, ठीक है, जूल पर ग्राम ग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर हम 4200 के लेने के बजाय यहाँ पे हम 4.2 लेंगे। सही, अब हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8400 जूल। अब हम मालूम कर लेते हैं अपना Q4। वो स्टेज जब हमारे पास टेम्परेचर सेम है लेकिन जो हालत है यानी कि जो कंडीशन है वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे ml वाला। मास हमारे पास 20 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, क्योंकि अब हमारे पास कंडीशन चेंज हो रही है स्टीम के अंदर। तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की वैल्यू थी 326 से नहीं थी, सॉरी, हमारे पास लेटेंट हीट की जो वैल्यू थी वो थी 2268। तो यहाँ पे हम वही लिख लेंगे 2268। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45360। एट दी एंड हम इन चारों क्यूज को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यानी चारों क्यूज की वैल्यू को, Q1 420, Q2 6520, Q3 8400, Q4 45360। तो हमारे पास एट दी एंड इन सबको प्लस करने पे वैल्यू आ रही है 60700 जूल। बुक में समथिंग कुछ यहाँ पे आई थिंक 9 की है, बट एक्यूरेटली हमारे पास टोटल जो हीट एनर्जी चाहिए आइस से स्टीम में कन्वर्ट होने की वो ये वैल्यू है। सही, अब हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। वो न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है। हमसे न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि दो वेसल्स हैं जो डिफरेंट मेटल्स के बने हुए हैं लेकिन उनकी शेप और साइज सेम है, और वो आइस से फुली फंडेड मतलब फुली तौर पर वो आइस से भरे हुए हैं जिसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, और जब बाहर से हीट प्रोवाइड की जा रही है तो एक जो वेसल है वो 25 मिनट्स में मेल्ट हो रहा है जबकि दूसरी वाली वेसल 20 मिनट्स में मेल्ट हो रही है। हमें उनकी कंडक्टिविटी मालूम करनी है कि यानी कि एक मेटल की जो हीट कंडक्टिविटी अलग होगी और दूसरे वाले की हीट कंडक्टिविटी अलग। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, हम डेटा बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जस्ट टाइम की वैल्यू दी हुई थी। T1 हमारे पास था 25 मिनट्स और T2 हमारे पास था 20 मिनट्स। हमसे कहा जा रहा है कि हमें उनकी कंडक्टिविटी मालूम करनी है, डेट्स मीन हमें K मालूम करना है दोनों का। तो जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो डेल्टा Q1 बराबर होता है डेल्टा Q2 के। यहाँ पे हम कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे जो Q1 का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एरिया चेंज इन टेम्परेचर टाइम T1 एंड देन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। इधर भी हमारे पास एरिया चेंज इन टेम्परेचर टाइम 2 और सॉरी K1 हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि K जो है वो कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी है। इधर भी K2 क्योंकि अब हम
दूसरे वाले मेटल का देख रहे हैं, और चेंज इन लेंथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो कि है सारी वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू हमें गिवन भी नहीं है और ना, और सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एरिया से एरिया कट जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर से चेंज इन टेम्परेचर, और लेंथ से लेंथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा, इधर K1 T1 K2 और T2। इसको हम अरेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो K2 है मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा K1 ओवर K2। यहाँ पे T1 मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा T2 ओवर T1। हमारे पास जिस टेम्परेचर की वैल्यू है ये हम अपने पास लिख लेंगे। T2 हमारे पास 25 है, T2 हमारे पास 20 है, और T1 हमारे पास 25 है। ये K1 ओवर K2 है। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.8 आया है। तो हमारे पास जो कि कंडक्टिविटी है इन दोनों सब्सटेंस की, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.8 का। आई होप अब हमारे पास ये इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अगर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगा हो कि ये वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।